लिमिट चैप्टर नंबर 11 हमने सीख लिया। पार्टनरशिप पढ़ लिया हमने कि पार्टनरशिप क्या होती है। चैप्टर नंबर 11 के अंदर था कि ये पार्टनरशिप कैसे बनती है, मेरे बच्चे पार्टनरशिप कहते किसको है, बनती कैसे है, और पार्टनरशिप की या पार्टनर्स की कौन कौन सी टाइप्स हो सकती है। अब जब ये पार्टनरशिप की बेसिक्स हमने डिस्कस कर ली, अब चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे मेरे बच्चे। इस चैप्टर नंबर 12 के अंदर पार्टनर्स के आपस में एक दूसरे के ऊपर जो राइट्स होंगे, जो पार्टनर्स के एक दूसरे के लिए जो ड्यूटीज होंगी या लायबिलिटीज होंगी, वो हम डिस्कस करेंगे। यानी कि पार्टनर्स के आपस के ताल्लुकात को, कि किस तरह के ताल्लुकात होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। पार्टनरशिप हमने सीख ली क्या होती है। उसके बाद जब चैप्टर 13 होगा, उसमें हम देखेंगे कि पार्टनर्स के थर्ड पार्टी के साथ क्या ताल्लुकात होते हैं। फिलहाल मेरे बच्चे फर्म के अंदर की बातें देखिएगा। और मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, कि फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं, समझ लो कि इनके दरमियान एक इंतहाई मोटी कंक्रीट की दीवार है मेरे बच्चे, कंक्रीट की दीवार। आपस में ये जो मर्जी मेरे बच्चे अंदर खिचड़ी पका रहे हैं, थर्ड पार्टी को इनकी आपस की किसी बात का कोई लेन देन नहीं होता। और ये आपस के जो राइट्स होंगे वो आपस में होंगे एक दूसरे के लिए। लेकिन थर्ड पार्टी की निगाह में मेरे बच्चे हर पार्टनर फुल्ली लायबल होता है। एक पार्टनर कहता है मैं सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदार, लॉस का हिस्सेदार हूं, थर्ड पार्टी उसको पकड़ के सारे पैसे निकलवा सकती है। वो फिर वो ये जो आपस में तय होगा, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर लागू होगा, ये थर्ड पार्टी के लिए नहीं होगा, ये भी याद रखिए। नहीं बेटा, इधर देखिएगा, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर किस तरह के ताल्लुकात होते हैं। ये हमेशा मैं पुराने वक्तों का बताया करता हूँ कि पुराने वक्तों में ये इसकी प्रेजेंटेशन की चार चीजें हम पढ़ा करते थे। दो ड्यूटीज हुआ करती थी, क्वालिफाइड और जनरल ड्यूटीज, और एक मेरे बच्चे राइट्स होते थे और लाइबिलिटीज होती थी। ये चार हिस्सों में डिवाइड करके चीजों को पढ़ा करते थे, ड्यूटीज, राइट्स और लाइबिलिटी। ड्यूटी दो तरह की थी, लेकिन ये उन्होंने क्योंकि अब ये सारा चेंज कर दिया, अब अजीब गरीब जो हम हमारा है हम वही पढ़ेंगे। बेटा सबसे पहले अगर हम ड्यूटीज की बात करते हैं, याद रखिएगा मेरे बच्चे, दो तरह की ड्यूटीज हैं, जनरल ड्यूटीज और क्वालिफाइड ड्यूटीज। और मैंने आपको कहा था जनरल का मतलब होता है शायद जो आम आम का लफ्ज बोलते हैं जनरल, लेकिन मेरे बच्चे ये लफ्ज है तो आम, लेकिन यहाँ पे इंतहाई खास है। जनरल ड्यूटीज वो ड्यूटी हैं जो बाय लॉ पार्टनर्स के ऊपर अप्लाई होती है। ऐसी ड्यूटी जो कानून ने कह रखा है कि पार्टनर हजरात, अगर आप बिजनेस में पार्टनर हो, ये ड्यूटीज तो आपने पूरी ही करनी है। और मजे की बात है, ये वो ड्यूटीज हैं अगर हम चाहें कि हम इनको खत्म कर दें, इनको चेंज कर दें, आप उनको चेंज भी नहीं कर सकते। जनरल ड्यूटीज का इसलिए दूसरा नाम है, इनको हम मैंडेटरी ड्यूटीज भी कहते हैं, जो कानून ने आपको मैंडेटरी कर दी कि सर ये तो आपने लाजमी चीजें पूरी करनी है। और वैसे भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हम जनरल ड्यूटीज को चेंज करते हैं तो शायद हम रैशनल पर्सन लगते हैं, हम पागल लगते हैं कि अगर हम जनरल ड्यूटीज को चेंज करते हैं, क्योंकि ये बड़ी बेसिक सी ड्यूटीज हैं जो पार्टनरशिप एक्ट ने लोगों पर अप्लाई की हैं। अब ये जनरल ड्यूटीज हैं कौन कौन सी? ड्यूटी टू कैरी ऑन द बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। भाई जब हम पार्टनर हो फर्म में तो हमने सबके भले का सोचना है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपना सोच रहे हो, आपने वो एक्ट करना है, वो काम करना है जिसमें सारे सब पार्टनर्स का, सब सब पूरी फर्म का भला हो। कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिसमें सिर्फ आपका भला हो। जैसे हमने डिस्कस किया था कि एक पार्टनर को हमने कहा कि जाओ भैया कोई एसी खरीद लाओ, गर्मियां आ गई हैं, याद है वो? कि वो उसने क्या किया था, अपने घर से एक सेकंड हैंड एसी खरीद लाया था। सेकंड हैंड ही चाहिए था, लेकिन वो घर से ले आया, और उस एसी की जो कीमत थी वो थी 20,000, उसने लाके फर्म को 40,000 का वो एसी दे दिया सेकंड हैंड। अब उसने देखो फर्म के साथ ही ट्रांजेक्शन करके 20,000 कमा लिया। यहां पे उसने फर्म का सोचा या सिर्फ अपना सोचा है? सिर्फ अपना सोचा है। तो किसी पार्टनर को ये इजाजत नहीं है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कोई हरकत करे। वो जब करेगा, कोई भी एक्ट कर रहा होगा, पूरी फर्म का सोचेगा। फिर हमने डिस्कस किया था ड्यूटी टू बी जस्ट एंड फेथफुल, कि भाई बाकी पार्टनर्स के साथ आपने ईमानदारी से पेश आना है, बेईमानी नहीं करनी। अब यहीं पे अगर हम देखें, एक बंदा अपने घर से लाके एक एसी फर्म को बेच रहा है, बाकी पार्टनर्स को बता नहीं रहा कि ये एसी मैंने मार्केट से नहीं लिया, बल्कि मैं तो घर से ही ले आया हूं, और उसको 20 की बजाय मैं 40 का आपको दे रहा हूं, मार्केट वैल्यू उसकी 20 है। तो ये क्या कर रहा है? वो बेईमानी कर रहा है। तो मेरे बच्चे कोई भी पार्टनर बेईमानी नहीं करेगा। वो सोचेगा इस तरह की ड्यूटीज को हम चेंज कर सकते हैं कि भाई तू सिर्फ अपना सोचना, भाई तू बेईमानी कर लेना, ऐसा पॉसिबल नहीं मेरे बच्चे। इसी तरह कहता है ड्यूटी टू रेंडर ट्री अकाउंट्स, जिस पार्टनर के पास हिसाब किताब हो, जिस मर्जी पार्टनर के पास हिसाब किताब हो। बात होता है ना, वो जैसे हम पढ़ के आए थे अभी, एक्चुअली या सेंसिबल पार्टनर है या एजेंट पार्टनर है, वो फर्म को चला रहा था, हिसाब किताब भी तो वही रख रहा होगा ना। है तो बाकी पार्टनर जो स्लीपिंग है, कोई डॉर्मेंट है, कोई कोई नॉमिनल पार्टनर है, जो जिस मर्जी हैसियत में पार्टनर है, स्वयं पार्टनर, सब पार्टनर के है, सब पार्टनर पार्टनर नहीं होता। तो जिस पार्टनर के पास हिसाब किताब हो, बाकी कोई भी पार्टनर, याद रखना, ये ना कहना कि सिर्फ एक्चुअल पार्टनर ही एक्चुअल पार्टनर से हिसाब किताब मांग सकता है, जो मर्जी हो, जो बिजनेस में इन्वॉल्व हो या ना हो, घर बैठा है कोई बंदा, तो जो पार्टनर भी हो आपकी फर्म का, वो जिसके पास हिसाब किताब वो उससे हिसाब किताब मांग सकता है। मतलब वो हिसाब किताब देगा, उसको सही देगा, उसको गलत गलत बयानी नहीं करेगा हिसाब किताब के अंदर। ये भी लॉ ने आपके ऊपर ड्यूटी लगाई हुई है मेरे बच्चे। इसी तरह ड्यूटी टू प्रोवाइड फुल इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे फर्म का बिजनेस अफेक्ट हो रहा हो, चाहे वो पॉजिटिवली चाहे नेगेटिवली, यानी कि कोई फायदा हो सकता हो या नुकसान हो सकता हो। अगर एक पार्टनर को कोई इंफॉर्मेशन मिले, उसने लाजमी तौर पे बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर करनी है। उस इंफॉर्मेशन को छुपा के नहीं रखेगा। हम शेयर्स में डील करते हैं, एक पार्टनर के हाथ एक ऐसी इंफॉर्मेशन लगी है जहां पे उसको पता चला कि ये फलानी कंपनी के जो हमने शेयर खरीद रखे हैं, इसके अगले दिनों में जाके मार्केट वैल्यू गिर जाएगी,
तो उसने छुपा के रखा, वो अगले दिनों में बाकी गिर गई, उससे फर्म को नुकसान हो गया। क्या इसने सही किया? गलत किया। इसकी ड्यूटी थी कि अगर वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसके हाथ में आई थी, इसको बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर करता। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमारा यहाँ पे एक टीचर है, मान लो कि मैं सीएफई का पार्टनर हूँ, एक टीचर है हमारा जो इधर उधर कॉलेजेस के साथ मीटिंग कर रहा है, वो इधर उधर पल तोड़ रहा है कि सर वो छोड़ना चाह रहा है हमें, मुझे पता चल गया उसकी मीटिंग्स का। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को छुपा के बैठा हूँ, बाकी पार्टनर्स को ना बताऊँ, तो मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमारा कॉलेज इफेक्ट होगा। तो हर वो इन्फॉर्मेशन जिससे आपका बिजनेस इफेक्ट हो सकता है, एक पार्टनर को मिले, उस इन्फॉर्मेशन को बाकी तो लाजमी तौर पर पूरी इन्फॉर्मेशन बाकी पार्टनर्स के साथ भी शेयर करनी। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, देखो एक होती है आम गलती, एक आपसे वैसे ही कोई काम करते हुए आपकी नीयत कुछ गलत करने की नहीं थी, लेकिन कुछ गलत हो गया है। हम कोई चीजें सही करके भेजते हैं लोगों को, या ये कहते हैं हमारी वर्कशॉप में हम गाड़ियां सही करते हैं, आपने गाड़ी सही की, वो सही सही नहीं हुई है, वो अभी भी उसमें खराबी थी, उस बंदे ने हमारे ऊपर केस किया और फर्म से हर्जाना मांगा, हमने उसको हर्जाना पे कर दिया। इट्स ओके, आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आप तो अपने तरीके से, आपने कोई बेईमानी नहीं कर रहे थे, आप तरीके से काम कर रहे थे। किसी काम में कोई कमी लगी, इंसानी जिसको कहते हैं इंसानी, ये कह लो कि मिस्टेक कह लो या गफलत कह लो, वो गफलत भी होगी, वो गफलत का भी अलग हम पढ़ेंगे, वो उसका क्या करना। लेकिन अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करे, ये उसकी ड्यूटी है, उसकी फ्रॉड की वजह से फर्म को जितना नुकसान हो वो फ्रॉडिया बाकी सब पार्टनर का नुकसान पूरा करेगा। देखो अगर हमारा कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, थर्ड पार्टी को तो पूरी फर्म लायबल होगी, लेकिन फिर वो पार्टनर क्या करेगा, बाकी पार्टनर्स का नुकसान। याद है हमने डिस्कस किया था कि हम क्या करते हैं, हम गाड़ियों की मरम्मत ही करते हैं, मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है कि आपने राणा साहब आप गाड़ियों को मरम्मत करेंगे, हैं मैं मैकेनिक हूँ। तो एक पार्टनर, एक बंदा आया गाड़ी दे गया, तो मैंने क्या किया, उसमें से उसके स्पेयर पार्ट्स निकाले और बेच दिए, और उसमें कोई 2 नंबर या कोई लोकल फिट कर दी। तो ये मैंने फ्रॉड किया, मैंने लाखों कमा लिया उससे। उसके बाद उस बंदे को पता चला, उसने फर्म के ऊपर केस किया। अब लाइबल फर्म ही है, अगरचे मैंने फ्रॉड किया है, लाइबल फर्म ही है। फर्म को मान लो कि उसको 10 लाख रुपया पे करना पड़ गया। अब ये 10 लाख रुपया कौन पे करेगा? मैं बाकी पार्टनर्स को पे करूंगा, है, क्योंकि बाकी पार्टनर्स का क्या कसूर है? ये जो फ्रॉड किया ये तो मैंने किया, जानबूझ के किया है। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है, इसकी रेटिफिकेशन भी नहीं होती। आगे जाके हम पढ़ेंगे ना, अगर पार्टनर से किसी तरह की कोई गफलत हो जाए ना, नेग्लिजेंस हो जाए किसी काम में, उसकी रेटिफिकेशन हो जाती है, भैया आइंदा गफलत ना करना, इस सब हम तुझे माफ कर रहे हैं, हम खुद बर्दाश्त कर लें, लेकिन फ्रॉड की रेटिफिकेशन नहीं होती। याद रखोगे, इससे जितना फर्म का नुकसान होगा वो सारा क्या करेगा, बाकियों को कंपनसेट करेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज बाय, देखो ये जो ऊपर की ड्यूटीज थी, ये कौन सी थी? मैंडेटरी। याद रखिएगा, जनरल ड्यूटीज अगर पेपर में पूछ लिया मैंडेटरी ड्यूटीज और उनको एक्सप्लेन करवा ले, तो इन्हीं में से मेरे बच्चे आपने लिखनी है, ये जो ऊपर वाली। अब हम पढ़ने जा रहे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज बाय कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, पार्टनर्स आपस में बैठ के राइट्स एंड ड्यूटीज भी तय कर सकते हैं, और ये जो तय करेंगे आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके तय करेंगे, और जब चाहे इनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने आपस में ड्यूटी तय कर ली, हम कोई फर्नीचर बना के बेचेंगे, हमने क्या कराना साहब, आप फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी खरीद के लेकर आया करोगे, भाई मैं फर्नीचर बनाया करूंगा, भाई वो फलाना बंदा उस फर्नीचर को बेचेगा, वही फलाना बंदा उसका हिसाब किताब रखेगा। ये जो हमने ड्यूटीज तय की है, ये कैसे तय किया? बाय कॉन्ट्रैक्ट। हम सब लोगों ने मिलकर ये सीएफई कॉलेज बनाया हुआ है, हम सब इसके पार्टनर हैं। किसी को हमने टीए डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को एडमिशन ऑफिस दे दिया, किसी को मार्केटिंग दे दी, किसी को अकाउंट दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। ये जो ड्यूटीज हम आपस में तय कर रहे हैं, ये कौन सी हैं? ये क्वालिफाइड ड्यूटीज, ये जो क्वालिफाइड ड्यूटीज कह लो इनको, ये वो ड्यूटीज हैं जो हमने खुद तय की हुई। याद रखोगे इसको। कहता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज बाय कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट करके भी आपस में राइट्स और ड्यूटीज तय कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इनको अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इनको चेंज भी कर सकते हो। वेरिएशन पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर आप जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट्स ड्यूटीज वगैरह आपस में तय की होंगी, कल चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हो। राइट्स का मतलब क्या? आपस में प्रॉफिट, भाई तेरा 10% होगा, तेरा 20% होगा, इसका इतना होगा। ये क्या है? ये राइट हमने आपस में लिखकर तय कर लिया है, ये लिखकर तय कर सकते हो, है। अगर ना तय किया हो तो फिर बाय डिफॉल्ट इक्वल होता है सबका। इसी तरह ड्यूटीज भी आप आपस में लिखकर तय कर लो। अब देखो, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट आप लिखकर जैसे मर्जी आप तय कर लो, कल याद रखना उसको चेंज भी कर सकते हो। और चेंज अगेन कैसे करोगे? चाहे वो लिखकर भी चेंज हो सकता है, बाय वर्ड्स भी चेंज हो सकता है, या इम्प्लॉयडली भी चेंज हो सकता है। याद है ना, हमने डिस्कस किया था कि यानी कि आप लिखकर, बोलकर या इम्प्लॉयडली ड्यूटीज तय कर लो, और वही जो ड्यूटीज तय हुई हैं वो कल लिखकर, बोलकर, इम्प्लॉयडली चेंज भी हो सकती है। और इम्प्लॉयडली चेंज के ऊपर आई के अपने सवाल बनाया था, अगर आपको याद हो, याद है, जिसमें मिस्टर ए, बी, सी 3 पार्टनर थे, हैं, ये तीनों इक्वल पार्टनर थे। उसके बाद कुछ सालों के बाद, देखो चलें इस तरह देखिएगा, वही रख लेते हैं, मिस्टर ए और बी पार्टनर थे। इन दोनों ने आपस में लिखकर तय किया था कि हम दोनों 50-50 के पार्टनर, 50-50 के पार्टनर। लिखा हुआ था मेरे बच्चे, लिखा हुआ था एग्रीमेंट। पहला साल एंड हुआ, पहले साल में मिस्टर ए ने क्या किया, 70% प्रॉफिट लिया, इसको 30% दिया, उसने कहा कि खैर है। दूसरा साल एंड हुआ, फिर उसने 70% लिया, उसने फिर 30% दिया उसको, इसने कहा कि खैर है। तीसरे साल में कोई और फड्डा भी पड़ा, और इधर से इसने ये प्रॉफिट भी दिया, उसने कहा कि तुम पहले मेरे साथ बड़ी जातियां कर, तो पहले मेरे साथ मुझे 20% प्रॉफिट कम दे रहा है, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, मेरा पिछला जो प्रॉफिट तू इतने सालों तक कम देता है वो भी निकाल, और अब भी मुझे 50% प्रॉफिट पे कर। ये क्या तू हर दफा 30% दे देता? वो कहता नहीं, हमारा तय ही आपस में 50 हुआ,
वो कहता नहीं नहीं सॉरी 30 हुआ है तुझे जो मैंने देना। कहता नहीं नहीं हमारा 50-50 तय हुआ, ये लिखा हुआ। कहता नहीं नहीं हमारा तय हो गया कि तू 30% लेगा, मैं 70%। वो कहता नहीं कहाँ पे लिखता है हुआ। कहता भाई तय हुआ। अब ये चला गया अदालत, जाके अदालत को केस कर, अदालत में केस कर दिया, सर ये क्या जुल्म कर रहा है, ये देखे लिखा हुआ है हमारा आपस में कि मेरा 50% प्रॉफिट मेरा, 50% इसका, ये मुझे 30% दे रहा, खुद 70% रख रहा है। तो अदालत ने वहां पे कहा कि हाँ ये तो आपका तय हुआ है कि 30% आपको मिलेगा। और तो कहता है सर क्या हो गया, सारे पी के फिर रहे हो, और भैया ये लिखा हुआ है सर हमारा है। वो कहेगा कि देखो अदालत कहती है कि पिछले 2 साल तू क्या कर रहा है, जब वो पिछले 2-3 साल तुम्हें कम प्रॉफिट का हिस्सा दे रहा था तो तूने उस वक्त क्यों नहीं बोला। अगर तू उस वक्त नहीं बोला हम समझेंगे तू कम प्रॉफिट के ऊपर एग्री हो गया है। ये इम्प्लाइड चेंज, इम्प्लाइडली क्या कर लिया आपने, वेरिएशन कर दी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। तो हरकतों से, ये हरकत ही थी ना कि 30% प्रॉफिट उसको देना, 70% खुद रख लेना। और उसकी भी तो हरकत ही थी ना कि 30% एक्सेप्ट कर लेता था उसे, है उसको चैलेंज ही नहीं करता था, उसको इनकार ही नहीं करता था। तो लॉ ने कह दिया कि ये जो अब आपने जो नया आपस में ये जो तरीकाकार, ये जो 70-30 वाला कर लेते देते आ रहे हो जिस तरह, यही आपका नया एग्रीमेंट है। यानी कि हम लिखा हुआ एग्रीमेंट इम्प्लॉयडली चेंज कर सकते हैं पार्टनरशिप में, याद रखोगे इसको। एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड याद है, हमने डिस्कस किया था। एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ये वॉइड होते हैं, किसी बंदे को कारोबार करने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन इसके एक्सेप्शन थे, एक एक्सेप्शन हम पढ़ के आए थे, अगर आपको याद, सेल ऑफ गुडविल। जब आप गुडविल समेत कारोबार बेचते हो तो मेरे बच्चे, जो खरीदार है वो बेचने वाले पे पाबंदी लगा सकता है कि जब तक मैं या मुझसे कोई और बंदा कारोबार खरीदे, जब तक ये कारोबार चल रहा होगा तो सर्टन लोकल लिमिट्स के अंदर रहता हुआ, लोकल लिमिट्स में रहता हुआ इस तरह का कारोबार नहीं करेगा। है वो लिमिट्स जो लगाएंगे, अगर लगाएं, पहले तो लगाएं ना भी तो जाहिर बात है कि रीजनेबल लोकल लिमिट्स में इस तरह का कारोबार नहीं करेगा। अगर वो लगाएं भी तो लिमिट्स रीजनेबल ही होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें हमने सारी डिस्कस की थी। उसकी एक और एक्सेप्शन आपने वहीं पे जाके ऐड करनी है। जब वो पेपर में पूछेगा ना, एग्रीमेंट्स इन स्टेट ऑफ ट्रेड वॉइड होते हैं, इसके एक्सेप्शन बताओ, तो एक सेल ऑफ गुड और दूसरा पार्टनरशिप बताना है। पार्टनरशिप में मेरे बच्चे जब आप पार्टनर बनने, याद रखना बाय डिफॉल्ट कोई पार्टनर सिमिलर कारोबार नहीं कर सकता। बाय डिफॉल्ट कोई भी पार्टनर सिमिलर कारोबार जिस तरह का पार्टनरशिप का हो उस तरह का नहीं कर सकता। इसको हम कंपीटिंग बिजनेस कहते हैं। बाय डिफॉल्ट कोई पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस नहीं करेगा, वो तो उसको कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर उसने किया भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे उसका क्या हशर करेंगे हम। लेकिन मेरे बच्चे, अगर किसी बंदे को आप कोई और कारोबार भी करने से रोकना चाहते हो उसके लिए आपको एग्रीमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं आपके साथ पार्टनर बन रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ पार्टनर हो, और जब पार्टनर हो मेरे साथ पार्टनरशिप वाला बिजनेस ही करो, इसके अलावा कोई धंधा नहीं करोगे आप, तो मुझे आपके साथ एग्री करना पड़ेगा। मैंने कहा कि बेटा देखो, अगर आप मेरे साथ पार्टनर बनना चाहते हो ना, आप कोई भी कारोबार नहीं करोगे। आपने कहा कि ठीक हो गया सर, अब आप कोई भी कारोबार नहीं करेंगे तो रोक सकता हूं। कल आपने कारोबार कर लिया, मैं कहूंगा भाई ये कारोबार क्यों क्यों किया तूने, तो आप कहेंगे सर वो एग्रीमेंट स्टेट ऑफ ट्रेड वॉइड होता है। अगर हमने एग्री किया भी था तो सर आप मुझे कैसे रोक सकते हो कारोबार से। मामला अदालत में जाएगा, अदालत वहां पे आपकी तरफ खड़ी होगी या मेरी तरफ खड़ी होगी। अदालत कहेगी कि ये यहाँ पे पार्टनरशिप के अंदर आप क्यों, क्योंकि एक बंदा, ये ना हो कि पार्टनरशिप में देखो एक दूसरे के मामला के लिए जिम्मेदार होते हैं हम। पार्टनरशिप में जितना नुकसान हो रहा हो हम वो भुगतते हैं आपस में। ये ना हो कि एक बंदा सारा फोकस अपने कारोबार पे करके बैठा हो और बाकी जो पार्टनर वहां पे फंसे बैठे हैं और वो अब सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहा हो। तो भैया यहाँ पे इसलिए लॉ ने मना कर दिया, आप चाहो तो एक पार्टनर को कोई भी कारोबार करने से रोक सकते हो, लेकिन उसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ेगा। कंपीटिंग बिजनेस से रोकने के लिए एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं बाय डिफॉल्ट। लेकिन कोई और कारोबार करने से, कंपीटिंग से हटके, बिजनेस के जो फर्म का बिजनेस से हटके कोई बंदा कारोबार करने से रोकना चाहते हो तो उसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ेगा। राइट्स एंड ड्यूटीज रिलेटेड टू कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस को चलाने से रिलेटेड क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं पार्टनर्स के। इसी तरह मेरे बच्चे, ये मेन हेडिंग को बस आगे में रखिएगा, उससे नीचे जो अल्फाज होते हैं, इन 2-3 लाइनें मेन हेडिंग, और उसके नीचे जो लाइनें लिखी होती हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, यहीं से सवाल बनते हैं जब वो बनाता है स्टेट फॉरवर्ड। राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। जो आपका पार्टनर है अगर वो फर्म की लाइबिलिटीज के लिए लायबल है, लॉसेस के लिए लायबल है, तो याद रखना उसका हक है कि वो फर्म के बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकता है। आप हरगज भी उसको नहीं रोक सकते, याद रखिए। एक को रोक सकता है वो पार्टनर ही नहीं होता। कौन है बोला? सब पार्टनर। उसके अलावा मेरे बच्चे, आप किसी भी पार्टनर को फर्म के बिजनेस में इन्वॉल्व होने से नहीं रोक सकते। हाँ, अगर कोई खुद कोई आपस में एग्री कर लो फिर रोक सकते हैं। फलाने बंदे को कहते हैं या तो ऐसा कर, तू बिजनेस में ना ही आएगा। अगर वो एग्री कर गया तो फिर आप वो नहीं आएगा। अगर वो कहेगा मैंने आना है तो फिर वो आएगा। है या आपको फलाना बंदा कहता है कि यार मैं देख मेरी और भी मसरूफियात है, अगर आप चाहें तो मुझे मुझे छुट्टी देना, आप मैनेज करें, तो मैं मैनेज नहीं करूंगा। वो अगर एग्री कर लिया तो इट्स ओके, बाकी मैनेज करेंगे, वो स्कूल से घर बैठा हुआ या कुछ कर रहा है। तो अब हर एक का हक है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन वो खुद ना होना चाहता हो तो उसका ये भी हक है। ड्यूटी टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटी। देखो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, एक आधा पार्टनर बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है, बाकी पार्टनर घर बैठे होते हैं अक्सर। तो जो पार्टनर, देखो एग्री करके मैनेज कर रहे हो ना, बाकी एग्री करके घर बैठे। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को मैनेज करने की जिम्मेदारी ले लेता है उसके बाद वो फिर ईमानदारी से दिल लगा के काम करेगा।
वो ये नहीं कहेगा कि देखे मैं तो यहाँ पे मर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बाकी पार्टनर मेरे घर बैठे हूँ। ना ना, ये सोच, फिर ये आपने नहीं सोचना कि मैं भी उसी तरह मैं यहाँ पे सुकून से बैठूंगा, वो घर सुकून से बैठे हूँ, मैं यहाँ पे सुकून से बैठ जाता हूँ। लोग कहते हैं ना, अगर आपने कोई ड्यूटी अपने खाते में डाल दी है तो फिर डिलीजेंटली उसको पूरा करना है, अपना दिल लगा के। फिर ये नहीं सोचना कि फलाना पार्टनर या फलाना कौन क्या कर रहा है। इसी तरह ड्यूटी टू राइट टू बी कंसल्टेंट, हर पार्टनर का हक है कि बिजनेस में जब भी कोई फैसला हो उससे कंसल्ट किया जाए। देखो यहाँ पे उसने ये नहीं कहा कि कंसेंट लेना जरूरी है, उसने कहा कि मशवरा करना जरूरी है। राइट टू बी कंसल्टेंट, हर पार्टनर का हक है कि उससे मशवरा किया जाए बिजनेस से रिलेटेड। है ये ना हो कि कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप इस तरह की जो ओवरऑल बिजनेस लेवल पे हो और वो आप उससे पूछ ही ना रहे हो, मशवरा ही ना कर रहे हो। देखो वो कहता है कि जब मशवरा करेंगे सर हो सकता है वो ना माने, तो फिर वो कहता है मेजोरिटी से फैसले होंगे, पार्टनरशिप में जो फैसले होंगे बाय मेजोरिटी होंगे, मशवरा सबसे करना है, मशवरा सबसे, बाकी जो फैसले होंगे वो कैसे होंगे, बाय मेजोरिटी। है अगली बात आ गई, कहता कुछ ऐसे फैसले भी होंगे जिसमें सबकी कॉन्सेंट का होना जरूरी है। जैसे किसी पार्टनर को ऐड करना है, उसमें सब पार्टनर की कॉन्सेंट का होना जरूरी है। किसी पार्टनर को इजाजत दे रहे हैं कि ठीक है तू रिटायर होकर चला जा, सब पार्टनर की कॉन्सेंट का होना जरूरी है। इसको कहते हैं नेचर ऑफ द फर्म चेंज होना, या बिजनेस की नेचर चेंज करने जा रहे हो, है एक कारोबार छोड़ के दूसरे कारोबार में जा रहे हो, तो इसके लिए सब पार्टनर का होना, सब पार्टनर की कंसेंट, राय नहीं कि मशवरा, ना ना, सबकी कंसेंट जरूरी है। कुछ ऐसे अगर एक पार्टनर भी ना माना तो नहीं करेंगे आप। है एक पार्टनर को आप ऐड कर रहे हो, एक पार्टनर ने मान रहा, बाकी 7 मान रहे हैं, नहीं करोगे आप उसको ऐड। उसमें सबकी कंसेंट का होना जरूरी है। तो जब भी बिजनेस की नेचर चेंज हो रही तो याद रखना कि उसमें सब पार्टनर की कंसेंट, बाकी जो फैसले होंगे वो कैसे होंगे, बाय मेजोरिटी। नहीं मैडम, उसके बाद राइट टू हैव एक्सेस टू द बुक्स। भाई देखो पहले तो हमने पीछे पढ़ गया है कि ड्यूटी, कि जिसके पास अकाउंट पड़े हुए उसकी ड्यूटी है कि जब भी कोई पार्टनर उससे अकाउंट मांगे उसे सही अकाउंट उसको रेंडर करते हैं, दे रहे हैं। अब अगर कोई आके खुद अकाउंट तक एक्सेस हासिल करना चाहता हो, एक्सेस का मतलब क्या बोला, याद है ना अभी हमने वो चैप्टर नंबर 17 पढ़ा था कि एक्सेस टू डाटा और इंफॉर्मेशन, याद है, उसकी सजाएं भी पड़ी थी अगर आपको याद हो। है तो एक्सेस का मतलब क्या है, जब एक चीज तक आप पहुंच सकते हो, उसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कॉपी करवा सकते हो, डिलीट कर सकते हो, जो मतलब यानी कि उसके साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, ये एक्सेस है आपकी। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक हर पार्टनर की एक्सेस उसका राइट है, यानी कि जो भी पार्टनर, हाँ सब पार्टनर के अलावा बाकी हर पार्टनर का हक है, चाहे वो स्लीपिंग जो मर्जी नाम हो, जितने नाम आपने पढ़े हैं पार्टनर के, वो आके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को देख सकता है, कॉपी करवा के लेके जा सकता है, जो करना चाहे कर सकता है, उसका हक है। राइट, म्यूचुअल राइट्स एंड एबिलिटी, पार्टनर्स के आपस में एक दूसरे के ऊपर राइट्स और एबिलिटीज क्या होंगे। सबसे पहले मेरे बच्चे बात करता है रेम्यूनरेशन की, क्या पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन मिलेगी। मैंने आपको बताया था वो पेपर में क्या करेगा, एक जज्बाती सा सिनेरियो क्रिएट कर देगा। वो कहेगा कि देखे राणा साहब ने अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ मिलकर एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, और स्टूडेंट सारे अपनी पढ़ाई करते हैं, राणा साहब अकेले बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं उस बिजनेस के अंदर। जब साल एंड हुआ, राणा साहब ने हिसाब किताब रखा बच्चों के सामने, तो वहीं पे राणा साहब की 50,000 पर मंथ सैलरी भी नजर आ रही थी, जो साल के एंड पे 6 लाख रुपया था। तो कुछ पार्टनर ने कहा कि राणा साहब ये क्यों आप सैलरी किस चीज की ले रहे हो, आप तो हमारे पार्टनर हो। राणा साहब ने कहा कि देखें आप लोग सुकून से अपनी स्टडी करते हो, क्या मैंने कभी आपको डिस्टर्ब किया है, मैं अकेला बंदा दिन रात यहाँ पे मेहनत करता हूँ, तो मेरा कुछ तो हक है कि मुझे ये कुछ मिले। तो फिर यहाँ पे बताएं कि राणा साहब ये जो सैलरी ले रहे हैं वो सही है कि नहीं है। हमें जज्बाती तौर पे वो इफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि शायद वो सही कर रहा है, कि वो अकेला बिजनेस को मैनेज कर रहा है, तनख्वाह उसका हक है। याद रखना पार्टनरशिप में किसी पार्टनर की तनख्वाह हक नहीं होता, अनलेस के आपस में एग्री कर लिया जाए। हाँ एग्री कर लिया जाए तो फिर तनख्वाह सबको भी मिल सकती है, या जो एक्टिंग पार्टनर हो, जो एक्चुअली जो पीछे हम पढ़ गए थे, जो ऑस्टेंसिबल पार्टनर है, एक्चुअल पार्टनर है, जो बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, तनख्वाह डिसाइड कर लिया करते हैं, या सबकी कर लो या उनकी कर लो, तनख्वाह होती है, कर लिया करते हैं। लेकिन तभी होगी, अगर होगी तो तभी होगी अगर आपस में एग्री किया होगा। एग्री नहीं किया तो जितनी मर्जी कोई मेहनत कर रहा हो उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, याद रखोगे इस बात को। और मिलेगी तो फिर वो कितनी जाहिर बात है जितना एग्री किया होगा। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, भाई ये तो सादी सी बात है, जब कोई बंदा बिजनेस में पार्टनर के तौर पे आएगा तो सर उसको प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिलेगा। है याद है मैंने आपको बताया था कि 3 पार्ट उसने सवाल दिया हुआ, 3 पार्टनर है एक, इनकी रेशो क्या है, 2 3 5। इस रेशो के साथ मान लो कि क्या कर रहे हैं, बिजनेस को मैनेज वो कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, एक पार्टनर मिस्टर डी को इन्होंने 7 पार्टनर बना लिया, कुछ डिसाइड नहीं हुआ। भाई जब आप पार्टनर्स के साथ कुछ डिसाइड नहीं करते तो पार्टनर्स का हक होता है कि उनको इक्वल प्रॉफिट का हिस्सा मिले। अगर कुछ डिसाइड ना हुआ हो तो सब पार्टनर कितने हिस्सेदार होते हैं, इक्वल हैं उसके, और जितने फिर प्रॉफिट के हिस्सेदार होते हैं, अगर कुछ और डिसाइड ना हुआ हो, एग्री ना हुआ हो कि लॉस का हिस्सेदार नहीं है कोई, तो बाय डिफॉल्ट वो उतने लॉस का भी हिस्सेदार हो। अब यहाँ पे जब उसने ये सवाल पूछा तो वहां पे भाई मिस्टर डी को कितना हिस्सा मिलेगा, भाई उससे कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ। अगर डिसाइड नहीं हुआ तो चौथा हिस्सा मेरे बच्चे, इसको 25% मिलेगा, इक्वल मिलेगा इसको प्रॉफिट का हिस्सा, बाकी सबके इक्वल।
है बाकी सर। और फिर हमने डिस्कस किया था इनका क्यों आपस में तय हुआ, जो रिमेनिंग 75% है वो इस रेशो में इनके साथ दोबारा डिवाइड हो जाए। याद रखोगे इस बात, रेशो, इस रेशो बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांस इन दोनों को मिला के वो सवाल करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांस इन दोनों को मिला के क्वेश्चन करेगा। याद है हमने डिस्कस किया था, ज्यूम कर लो कि मिस्टर ए, बी और सी ये 3 पार्टनर्स है मेरे बच्चे, और तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग इनका लॉसेस से जो भी थे। देखिए बेटा इन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट कैपिटल इन्होंने सब लोगों ने कैपिटल जमा कराया हुआ फर्म के अंदर। अज्यूम कर लो उसी तरह 1 मिलियन रख लेते हैं कि 1 मिलियन मेरे बच्चे इनका कैपिटल फर्म के अंदर 1 मिलियन तीनों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ। साल 2020 एंड हुआ, जब साल 2020 एंड हुआ तो इसमें मेरे बच्चे आ गया लॉस। जब लॉस आया तो अब पार्टनर्स को कुछ मिलेगा, भाई प्रॉफिट में से मिलता है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिस्टर सी आया, उसने कहा कि चलो मुझे वो दो, कुछ पे करो। कहता किस चीज का पे करें, लॉस आया है, लॉस आया तो फिर प्रॉफिट तो नहीं दे सकते आपको, तो और क्या पे करें आपको। वो कहता है कि देखें मैंने आपको 1 मिलियन तो दे रखा ना, 1 मिलियन दिए हुए साल गुजर गया, तो मैं अगर यही पैसे मैंने बैंक में रखे होते तो मुझे इंटरेस्ट मिलना था, तो इंटरेस्ट पे करो मुझे। है बैंक मुझे 15% पे करना थी, चलो आप कम से कम 10% ही पे कर दो। वो कहते क्यों पे करें भैया, आपने फर्म को उधार थोड़ी दिया है, आप तो मालिक हो, पार्टनर हो, आपने क्रेडिटर के तौर पे पैसे थोड़ी दिए हैं, आपने मालिक के तौर पे कैपिटल दिया है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं होता। कहता यार ये तो जुल्म है, इसका मतलब अगले साल फिर लॉस ना आए, तो फिर कहता फिर कुछ नहीं मिलेगा। कहता ऐसा कर लेते हैं, हम आपस में तय कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। लॉ कहता है कि बिल्कुल, अगर आपस में तय कर लो तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। अब इन्होंने आपस में तय कर लिया भाई आज के बाद हम तय कर लेते हैं कि 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा, तय कर लिया है, एग्री कर लिया। अब जब एग्री हो गया उसके बाद साल 2021 एंड हुआ, साल 2021 में फिर लॉस आया। जब लॉस आया तो अब ये बंदा फिर पहुंच गया है, कहता हाँ भाई प्रॉफिट का हिस्सा, वो कहता सर लॉस आया। कहते चलो अच्छा हुआ, कोई नहीं, अल्लाह माफ करे, आ जाएगा प्रॉफिट भी, कम से कम अब वो 10% लॉस जो इंटरेस्ट है वो तो दो ना। तो वो कहते हैं कि सर वो भी नहीं मिलेगा। अगली बात उसने वही बात कि सर क्यों नहीं मिलेगा, वो कहते हैं सर देखें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब मिलता है जब एग्री किया हो, तो वो तो एग्री किया था हमने। कहता सर अगली बात ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर मजीद तब मिलता है जब प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट नहीं आया तो अगेन नहीं मिलेगा। यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तब तक नहीं मिलता जब तक एग्री ना करो, और अगर एग्री भी किया हो तो तब मिलेगा जब प्रॉफिट आए, अगर लॉस आएगा तो फिर भी नहीं मिलेगा। एक बात तो ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के से रिलेटेड। चलो मान लो 2021 में मान लो मेरे बच्चे वहां पे प्रॉफिट आ गया, अब जहां पे प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा वहीं पे इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। अब यहां तक तो बात होगी, चलो जी हमने समझ लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे मिलता है। अब अगली वो बात पेपर में इसी में मर्ज कर देगा, वो करेगा लोन की। लोन कि मिस्टर लोन क्या होता है या एडवांस क्या होता है, अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल के अलावा, तो उसका कैपिटल, इनका कैपिटल कितना कितना बन रहा था 1 मिलियन, अगर कोई पार्टनर अपने कैपिटल से ज्यादा फर्म को कोई पैसा दे दे, तो कैपिटल के अलावा कह लो चाहे, यानी कि कैपिटल उसका पूरा है, उसके अलावा अगर फर्म की कोई लायबिलिटी पे कर दे या फर्म को कभी कोई जरूरत के वक्त कोई पैसे दे दे, लॉ कहता है कि हम उसको एडवांस कंसीडर करें या लोन कंसीडर करें। फर्म की कोई लायबिलिटी पे कर दे, जैसे जैसे हमने डिस्कस किया था, हो सकता कोई क्रेडिटर आके बैठे हो, हमारा पैसा देने तो हम आपके खिलाफ केस करेंगे, उसने घर से लाके पैसे दे दिए है, या कोई वापडा वाले मीटर काट रहे थे उसने बिजली का बिल पे कर दिया है, तो सप्लाई माल सप्लाई नहीं कर रहा था, वो कह रहा पहले एडवांस पेमेंट करो, उसने फर्म के बिहाफ पे एडवांस पे कर दिया। तो ये जो पैसे दे रहा है फर्म के बिहाफ पे एडवांस या लोन के तौर पे, लॉ कहता है कि हम इसको लोन या एडवांस ही ट्रीट करेंगे, और इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा 6% इंटरेस्ट। यानी कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म में अपने कैपिटल के अलावा कोई पैसा दे दिया, वो एडवांस ट्रीट होगा या लोन ट्रीट होगा, उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट उसको बाय डिफॉल्ट मिलेगी। अगर कुछ और तय कर लेंगे तो वो कुछ और मिलेगा। यहाँ पे सिनेरियो कहेगा कि एक मिस्टर सी ने क्या किया था, एक दफा लाके जो वापडा का 1 लाख रुपए का बिल पे कर दिया, तो ये 1 लाख क्या कंसिडर करेंगे, ये लोन टू फर्म या एडवांस कंसिडर करेंगे। अब जब साल एंड हुआ लॉस आया, साल 2022 एंड हुआ तो दोबारा लॉस आया, तो वो कहेगा अच्छा बताओ, या आपस में देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% डिसाइड हुआ, और बाकी ये सिनेरियो दे देगा इस तरह के, एक मिस्टर सी ने एक बिजली का बिल पे किया हुआ 1 लाख रुपए का फर्म का। अब बताएं कि इन तीनों को साल 2022 में लॉस आया, इन तीनों को कुछ मिलेगा, हम कहेंगे मिस्टर सी को मिलेगा, और कितना मिलेगा 6% इंटरेस्ट, इस लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट, यानी कि 6,000 उसको मिलेगा, बाकी किसी पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा। याद रखोगे इस बात को। तो फिर हमने डिस्कस, मैंने कहा था हो सकता है वो आई का सवाल इस तरह बना दे कि मिस्टर जो सी है उस बाकी तो दोनों का 1-1 मिलियन आ गया है, इसका भी 1 मिलियन आ गया, इसका भी आ गया। मिस्टर सी ने अभी तक 8 लाख रुपया दिया हुआ था उसका 1 मिलियन, लेकिन दिया कितना था 8 लाख। देखो अगर डिसाइड उससे ये हुआ था कि तुमने 8 लाख कंट्रीब्यूट करना है तो फिर तो 8 लाख आ गया, लेकिन था सबका 1 मिलियन,
है, जितना डिसाइड हुआ था उतना नहीं आया, बल्कि कितना आया, 8 लाख आया। 2 लाख अभी उसकी तरफ ड्यू था कैपिटल। उसने क्या किया, ला के बिजली का बिल पे कर दिया, बापडा को दे दिया। क्या वो कहेगा साल एंड हुआ, साल लॉस आया, क्या इन पार्टनर्स को कुछ मिलेगा? फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये तो लाख रुपया अभी उसने कैपिटल का जो 2 लाख रुपया रहता था उसी का हिस्सा पे किया है। याद रखोगे इस बात को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है कब, जब एग्री किया हो। अगर एग्री भी किया हो तो कहां से मिलेगा, प्रॉफिट में से। अगर प्रॉफिट ना आया, लॉस आया, तो फिर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्री किया हुआ भी नहीं मिलेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन एडवांस या लोन, अगर किसी बंदे ने अपने कैपिटल के अलावा फर्म की कोई लायबिलिटी पे कर दी तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा। बाय डिफॉल्ट कितना मिलेगा, 6%। लेकिन अगर कुछ और डिसाइड हो गया, जो कुछ और डिसाइड हो गया, अगर 2% डिसाइड हो जाए, 1% हो जाए, 10%, 20%, 30%, जो डिसाइड हो वो मिलेगा। अगर कुछ डिसाइड ना हुआ हो तो फिर 6%। ये ना कि 6% मिनिमम है, नहीं, 6% तब है जब कुछ डिसाइड ना हो। अगर कुछ और डिसाइड हो जाए, चाहे वो 1% ही क्यों ना हो जाए, तो फिर 1%। याद रखो, वो तय करने पे ही है ना, तय आपस में क्या किया है, अक्यूमुलेशन पे किया है। पर हम लॉ ने तो यही कहा कि वो प्रॉफिट में से मिलेगा, बस जब प्रॉफिट आएगा। आगे फिर देख लो कि अक्यूमुलेट करना है, आपस में ही कर रहे हो ना, तो जिस तरह कर लोगे तय उसी तरह ही। लॉ तो पहले लॉ तो दे ही नहीं रहा, ये तो आप एग्री करके ले रहे हो। जब एग्री करोगे फिर जो मर्जी एग्री कर लो। ले बेटा, हाँ तो मैंने बकवास की नहीं, 2% कर लो। लेना भूलेगा नहीं ना, इतनी दफा इसको बता दिया है, अभी तक यही पूछ रहा है 6% को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। नहीं नहीं, कोई पेपर में करीब आए वो। तो देखिएगा, राइट टू बी इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, कंपनसेशन, याद है ना, कंपनसेशन। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अगर मेरे बच्चे किसी पार्टनर कोई फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा कर देता है, क्या उस खर्चे का उसको पैसे वापस मिलने चाहिए कि नहीं? है, मैं यहाँ पे लाके, आज यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए थे, मान लो कि उनको अपने पल्ले से एडमिशन लेने के लिए आए हुए थे, है, तो मैंने उनको पल्ले से कोई उनको खाना खुना खिला दिया, उसको चाय पानी पे खर्चा कर दिया उनका। है, क्या मैं पार्टनर हूँ यहाँ पे, अज्यूम कर लो, क्या मुझे वो पैसे वापस मिलने चाहिए कि नहीं? वो तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए हुए थे, है, मैंने खर्चा किया है, पक्की बात है। अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा कर दे तो वो खर्चा उसको वापस मिलना चाहिए। कोई लायबिलिटी पे कर दे वो वापस मिलनी चाहिए, और जब तक वापस ना करो तो उस वक्त तक क्या पे करो, 6% इंटरेस्ट। ऐसे ही ना मेरे बच्चे। तो जो खर्चा कोई पार्टनर का फर्म के बिहाफ पे कोई खर्चा हो जाए, कोई इमरजेंसी में खर्चा करना है, होता है ना कि इमरजेंसी में तो आप लोग को अपने फर्म को नुकसान से बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना होता है, और किसी भी हद तक जाते हुए आपने कोई खर्चा किया हो, तो उस खर्चा करने, जो खर्चा किया आपने, वो क्या होना चाहिए, आपको रीइंबर्स होना चाहिए। और अगर वो रीइंबर्स ना हुआ हो तो उस वक्त तक क्या पे करते रहेंगे, 6% इंटरेस्ट। ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर विलफुल निगलेक्ट, जहां पे जानबूझ के कोई गफलत करे, फ्रॉड नहीं कह रहा वो, है, गफलत बरती है उसने अपनी ड्यूटी के अंदर। है, याद है हमने एक एग्जांपल ली थी कि हम क्या करते हैं, पुरानी गाड़ियां खरीद कर उसको मरम्मत करके आगे बेचते हैं। और आपने मेरी जिम्मेदारी लगा रखी है कि राणा साहब, आप पुरानी गाड़ियां खरीदोगे, आप उसको मरम्मत करते हो, फिर आगे बेचते हो, मैं खरीदता हूँ। और लेकिन आपने ड्यूटी ये भी लगा रखी है कि राणा साहब, हम क्योंकि पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं, बड़े ध्यान से खरीदिएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स में या उस गाड़ी के अंदर कोई इश्यूज हो सकते हैं। अब एक दफा किसी बंदे की कॉल आई, इस तरह मैं गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, तो क्या आप आगे देख लें? मैंने कहा क्या देखनी है, आप मुझे अकाउंट बताओ और गाड़ी यहाँ पे भेज दो किसी के हाथ। मैंने उसको पैसे ट्रांसफर, 10 लाख की वो गाड़ी खरीद ली। तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं उस गाड़ी को चेक करके फिर खरीदता है। मैंने गफलत बरती अपनी ड्यूटी के अंदर। बाद में पता चला उस गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ हुआ। अब हमने उस गाड़ी को आगे बेचा, वो 5 लाख की बिकी। तो वो 10 लाख की खरीदी और कितने की बिकी, 5 लाख रुपए की। तो 5 लाख का नुकसान हो गया। ये किसकी गफलत की वजह से हुआ है, मेरी गफलत की वजह से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बाकी पार्टनर्स को कंपनसेट करना चाहिए, अनलेस के बाकी पार्टनर क्या करते हैं, इसको रेटिफाई कर दे। ये रेटिफिकेशन हो सकती है इस तरह की चीजों की, लेकिन मेरे बच्चे याद रखिएगा कि फ्रॉड की रेटिफिकेशन नहीं होती। इस तरह के मामला की रेटिफिकेशन हो सकती है, जाना। हाँ, खैरियत तो है ना? चलो ले बेटा, कहता कि ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट राइट इंतहाई है, इंतहाई है। देखिएगा मेरे बच्चे, हमने डिस्कस किया था यहाँ पे एग्जांपल बनाई थी। पहले तो देखिएगा, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट, ऐसा ये पर्सनल प्रॉफिट कंप्यूटिंग बिजनेस की तरफ जाने लगा। वो होता है कि स्पीड जब बंदा पकड़ा हो तो पता नहीं चला। अच्छा, पर्सनल प्रॉफिट ड्राइव, अगर कोई बंदा पर्सनल प्रॉफिट कमाए, लेकिन सर वो पर्सनल प्रॉफिट कमाएगा किस चीज का, याद है हमने डिस्कस किया था। मान लो ये फर्म है और ये हमारा मिस्टर ए पार्टनर है। अगर ये मिस्टर ए फर्म के साथ ही कोई ट्रांजैक्शन करके कुछ कमा ले, और ट्रांजैक्शन क्या थी याद है, उसने घर से लाके एक एसी भेज दिया था, है, घर का एक 20,000 का एसी उसने फर्म को लाके 40 का भेज दिया था और 20,000 प्रॉफिट कमा लिया था। तो ये प्रॉफिट किसका है, ये फर्म का। ये फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके कुछ कमाए,
या फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके कुछ कमा रहा हो। अब फर्म की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, हो सकता है फर्म ने उसको एक गाड़ी दे रखी हो कि ये लो भैया चीजों को लेकर आने जाने के लिए तुझे गाड़ी, और वो क्या कर रहा है, उस गाड़ी को रेंट पे चला रहा है, गाड़ी को रेंट पे भी चला रहा है और उससे कमा रहा है। बेटा ये तो प्रॉपर्टी किसकी है, फर्म फर्म की है। जैसे हो सकता है फर्म ने आपको कोई गोदाम दिया हो, आपने गोदाम को आगे मजीद रेंट पे दे दिया हो, है कोई भी फर्म की कोई प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके अगर आपने कोई एसेट इस्तेमाल करके किसी तरह का कुछ बेनिफिट कमा लिया हो, वो भी किसको हैंड ओवर करोगे, वो फर्म को हैंड ओवर करोगे। फर्म का है, फर्म के साथ ट्रांजेक्शन करके, फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, या फर्म का नाम इस्तेमाल करके, फर्म का नाम इस्तेमाल करके। अब फर्म के नाम की हमने एग्जांपल क्या ली थी बोला, मान लो कि हम क्या करते हैं, ये हमारी फर्म ये कोकोमो बना के बेचती है, याद है, ये कोकोमो बना के बेचती है, और इसकी कोकोमो के लिए हम जो चॉकलेट खरीदते हैं, अज्यूम कर लो वो चॉकलेट खरीदते हैं हम मिस्टर एस जो सप्लायर है, और मिस्टर एस से हम क्या करते हैं, जब चॉकलेट खरीदते हैं वो हमें उधार पे चॉकलेट बेचता है उधार पे देता है, हम 2-4 महीने के बाद उसकी पेमेंट करते हैं। वो हमें जाहिर बात है, वो बड़े जो लोग होते हैं उन्हीं को, ये इस तरह के जो बिजनेस होते हैं उन्हीं को चॉकलेट बेचता है, छोटे मोटे लोगों को नहीं बेचता, इंडिविजुअल्स को नहीं बेचता, वो आगे कारोबार जो होते हैं उनको बेचता है। लेकिन और हमने ड्यूटी लगा रखी है मिस्टर ए की, भैया तू चॉकलेट खरीद के लेकर आएगा उसके लिए, फर्म के लिए, उसको भी पता है, मिस्टर एस को भी। हाँ ले बेटा, अब हुआ क्या कि मिस्टर ए आज, पहले वो जाता था मिस्टर एस के पास फर्म के लिए चॉकलेट खरीदता था, आज वो गया, उसने क्या किया, उसने 1 लाख रुपए की चॉकलेट खरीदी फर्म का नाम इस्तेमाल करके, फर्म के लिए दे दे। जब वो 1 लाख की खरीदी, उसको मार्केट में जाके 1,25,000 का बेचा, लाके 1 लाख रुपया फर्म को, उसको मिस्टर एस को वापस कर दिया, 25 अपनी पॉकेट में रख लिया। तो यहाँ पे उसने क्या कर लिया, उसने फर्म का नाम इस्तेमाल करके 25,000 कमा लिया। बाजार मिस्टर एस को तो यही लग रहा था मैं किसको बेच रहा हूँ, फर्म को, लेकिन एक्चुअली वो अपने लिए लेकर गया, तो उसने जाके बेच के 25,000 कमा लिया। ये मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, फर्म का नाम इस्तेमाल करके कुछ कमाया, ये भी फर्म को वापस करना। तो अगर कोई बंदा फर्म के साथ ट्रांजेक्शन करके, फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके, फर्म का नाम इस्तेमाल करके कोई प्रॉफिट कमाएगा, वो प्रॉफिट के ऊपर किसका हक होगा, फर्म का हक। ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द बिजनेस, किसी पार्टनर का हक नहीं है कि वो फर्म के बिजनेस की तरफ का बिजनेस खुद भी कर रहा है। जैसे हम लोग सब यहाँ पे सीएफई कॉलेज में जो सीएससी करवाते हैं उसमें पार्टनर है, और आप एक पार्टनर बगैर बताए हुए उसने खुद अपने मोहल्ले में किसी और इलाके में सीएससी का कॉलेज खोल रखा और हमें बताया ना हो, कंपीटिंग बिजनेस कर रहा हो, तो याद रखना अगर किसी पार्टनर ने कोई कंपीटिंग बिजनेस किया, उस बिजनेस से वो जितना भी प्रॉफिट कमाएगा, जितने सालों तक कमाएगा, वो सारा फर्म को हैंड ओवर करना। याद है हमने डिस्कस किया था कि मिस्टर ए का एक स्टोर है, स्टोर है, इसने 2020 में शुरू किया, चलो 2000 में शुरू किया इसने, ये स्टोर मेरे बच्चे उसने 2000 में शुरू किया, और इस 2000 से लेकर 2010 तक उसने इससे 5 मिलियन प्रॉफिट कमाया। 2010 में मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ मिलके इस स्टोर में पार्टनरशिप कर ली। अब ये स्टोर में क्या है कि दोनों पार्टनर हैं, लेकिन उसी वक्त मिस्टर ए ने, चले इस तरह कर ले, एक और लेदर स्टोर बना लिया उसी तरह का, जिसमें मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ पार्टनरशिप कर ली, लेकिन उसको नहीं बताया कि मेरा इसी तरह का स्टोर एक लेदर चल भी रहा है। और वो मेरे बच्चे मिस्टर बी को जाके पता चला 2020 के अंदर कि मिस्टर ए का एक इसी तरह का स्टोर भी है, और 2010 से लेकर 2020 तक उसने 4 मिलियन प्रॉफिट कमाया। अब लॉ आपसे पूछेगा, अच्छा बताएं कि यहाँ पे मिस्टर ए को मिस्टर बी को कितना प्रॉफिट हैंड ओवर करना हो। हमने डिस्कस किया था 4 मिलियन। जब ये बिजनेस कंपीटिंग हुआ, कंपीटिंग कब हुआ था, जब उसकी फर्म का भी उसी तरह का बिजनेस था जिस तरह का वो खुद कर रहा था। पहले तो उसका फर्म तो थी नहीं, वो अकेला बिजनेस कर रहा था। अब जब उसने किसी के साथ पार्टनरशिप कर ली उसी तरह के कारोबार में, फिर भी अपना कारोबार कर रहा है, उससे छपा के, हाँ इजाजत लेके कर लो, इट्स ओके। कंपीटिंग बिजनेस भी हो सकता है इजाजत लेके, बगैर इजाजत के अगर आप कंपीटिंग बिजनेस करोगे तो उसमें से जितना प्रॉफिट कमाओगे वो फर्म को हैंड ओवर करोगे। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन द फर्म, याद है हमने डिस्कस किया था। मान लो कि हमारी पार्टनरशिप है, मिस्टर ए और बी, ये 2 पार्टनर हैं, और इनकी पार्टनरशिप है 5 साल के लिए, और ये 50-50 के पार्टनर। अच्छा 5 साल के बाद इन्होंने कहा कि फर्म हम आगे भी कंटिन्यू रखें। जब आगे भी कंटिन्यू रखा इन्होंने, यानी कि पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट कर दिया, अब वहां पे जाके मिस्टर ए ने 60% प्रॉफिट का हिस्सा लेना शुरू कर दिया, और मिस्टर बी को उसने 40% देना शुरू कर दिया। उसने कहा कि ये क्या, वो कहता है भैया हमने तो 5 साल के लिए डिसाइड हुआ था ना, अब तो हम आगे चल पड़े, तो आगे मैं 60% लूंगा, तुझे 40%। तो लॉ बीच में आ गया, लॉ कहता है ऐसे नहीं होगा। अगर आप बिजनेस की नेचर चेंज हो भी, पार्टनरशिप में कोई चेंज हो भी, तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पहले थी वो बाद में भी वही चलेगी आपस में। इसीलिए तो वो सवाल था कि वो जब चौथा पार्टनर आ गया था उसको कितना पे करना है, इक्वल, क्योंकि वो डिसाइड नहीं हुआ, और बाकियों के साथ वही जो आपस में डिसाइड हुआ वो वही चलेगा। देखो पार्टनर जब एक ऐड हो गया ना तो चेंज होता है आपस में, वो भी पार्टनरशिप में चेंज कहलाता है। कोई छोड़ के चला जाए वो भी पार्टनरशिप में चेंज होता है, लेकिन मेरे बच्चे आपस में वही मामला चलेंगे जैसे पहले हमारा आपस में तय हुआ। अगर किसी के आने या जाने से आपस के राइट इस तरह के जो प्रॉफिट शेयरिंग वो चेंज नहीं होगा,
याद रखोगे, अगर सब चार इक्वल थे, हैं चार इक्वल थे 25%, एक छोड़ के चला जाता, अब बाकी तो 100%, अब वो अगेन तीनों इक्वल उसको कंट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 33.333 जो भी है। याद रखोगे इस बात को। या चलो मान लो दो पार्टनर थे, आपस में इनकी इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, क्या हुआ कुछ अरसे के बाद एक मिस्टर सी भी इनके साथ आके पार्टनर बन गया, उसके साथ और कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि कितने % प्रॉफिट का हिस्सा, तो वो भी इनके साथ क्या होगा, इक्वल पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सेदार। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो जाएगी 33.33%। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तो बच्चे हमने डिस्कस किया था, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। मान लें कि मिस्टर ए, बी और सी ये तीन पार्टनर हैं। लिमिट मिस्टर ए बी सी तीन पार्टनर हैं, इन तीनों ने हमने एग्जांपल ली थी कि 1 मिलियन कंट्रीब्यूट करना है एज ए कैपिटल। मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैं 1 मिलियन की जगह पे ये दुकान दे देता हूँ, ये दुकान रख लो आप। 1 मिलियन की दुकान से उसने फर्म को दुकान दे दी कैपिटल के तौर पे। मिस्टर बी ने लाके ये कैश दे दिया, जैसे हमने कारोबार शुरू कर दिया। मिस्टर सी हमने एग्जांपल ली थी कि ये कैश लेकर आया, हमने इसको बैंक में रख दिया कि जब जरूरत पड़ेगी इसको इस्तेमाल कर लेंगे। तीनों का कैपिटल आ गया। अब मेरे बच्चे इसको हम क्या कहेंगे, फर्म की प्रॉपर्टी। ये जो दुकान आ गई उसमें ये 1 मिलियन ये इसका आ गया, 1 मिलियन इसका आ गया, चाहे वो बैंक में पड़ा हो, लेकिन ये किसकी प्रॉपर्टी बन गई, फर्म की। हमने डिस्कस किया था 1 साल के बाद इस दुकान की कीमत बढ़ के होगी 2.3 मिलियन। तो ये मिस्टर ए ने कहा कि देखें जो 1-1 मिलियन लेकर आना था, अब ये जो ऊपर का 1.3 मिलियन है ये मुझे वापस किया जाए। इसी तरह मिस्टर बी ने कहा कि ठीक है, आज हमारे बिजनेस की जो वर्थ है वो है 3 मिलियन और 1 मिलियन मेरे से बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ऊपर का 2 मिलियन फिर मुझे दिया जाए। मिस्टर सी ने कहा था ठीक है, फिर बैंक में देख लो कि वहां पे 1.2 मिलियन पड़ा हुआ है, अगर 10% 20% इंटरेस्ट है, तो फिर ऊपर का जो 0.2 मिलियन जो 2 लाख है वो मुझे दिया जाए। तो लॉ फिर बीच में आ गया, लॉ कहते हैं ये क्या कर रहे हो, ये तो फर्म की प्रॉपर्टी है। वो कहते हैं वो कैसे, तो लॉ ने बताया कि जो ओरिजिनली आप फर्म में पैसे चीजें लेकर आते हो, कोई भी चीज चाहे एसेट कुछ भी, वो भी फर्म का होता है। उसके बाद उसमें जो इजाफा होता है, देखो जो ओरिजिनली लेकर आए हो वो भी फर्म का, उसके बाद जो ओरिजिनली लेकर आए थे उसमें किसी तरह का इजाफा हो, राइट्स और इंटरेस्ट का मतलब क्या, उसमें किसी तरह का इजाफा, वो भी किसका होगा, फर्म का होगा। और उसके बाद फर्म की प्रॉपर्टी से कुछ खरीदो, वो भी फर्म का हो, यानी कि फर्म के गले से पैसे निकाल के अगर मैं कुछ खरीद रहा हूं, अपने लिए खरीद रहा हूं चाहे, लेकिन है वो फर्म का है। क्योंकि फर्म की प्रॉपर्टी से आगे मजीद कोई प्रॉपर्टी बनाओगे वो फर्म की ही कहलाएगी। और गुडविल भी किसकी होती है, फर्म की होती है, किसी एक पार्टनर की नहीं होती। लेकिन मैंने कहा था ये नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो फर्म की प्रॉपर्टी से कुछ भी खरीदोगे वो फर्म का होगा अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर। याद हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे सवाल कैसे बनाया था उसने, आई क्या आपने, उसने कहा था कि मिस्टर ए ने फर्म के गले से 1 लाख रुपया उठाया और जाके स्टॉक चेंज के ऊपर उसके शेयर्स खरीद के उसने 20,000 रुपया कमाया और वो अपनी पॉकेट में रखा और लाख ला के गले में दोबारा रख लिया। तो इस प्रॉफिट का क्या करना है, ये फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके उसने कमाया, जो पीछे हम पढ़ के आए थे। तो ये 20,000 क्या करेगा, वो फर्म को हैंड ओवर करेगा। लेकिन फिर अगली दफा उसने क्या किया, फिर गले से 1 लाख रुपया निकाला, लेकिन इस दफा गले से 1 लाख रुपया निकाल के उसने जो फर्म के डेटर्स का रजिस्टर था उसमें एंट्री पास कर दी 1 लाख रुपए उधार वाली, और उसको यूज कर लिया। उससे उसने 20,000 रुपया कमाया, अपनी पॉकेट में रखा और लाख रुपया वापस कर दिया। यहाँ पे हमने कहा उसने कॉन्ट्रेरी इंटेंशन शो की, उसने शो किया कि वो पैसा उधार लेके जाना, तो उधार के तौर पे शायद कोई पार्टनर दे सकता है, लेकिन ऐसे जैसे वो उठाए उसको यूज करे और उससे कमा ले कुछ। लेकिन उसके बाद गुडविल की बात करें, गुडविल क्या होता है, किसी बिजनेस की रेपुटेशन, उसका ब्रांड इमेज, जो लोगों के दिमाग में अच्छाई, जो बिजनेस जो लोग सोचते हैं उस बिजनेस के अंदर या उसके प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको गुडविल कहते हैं। तो ये गुडविल भी मेरे बच्चे बिजनेस का एसेट होती है, ना कि किसी एक पार्टनर का। अब एप्लीकेशन फर्म की प्रॉपर्टी आपने फर्म के लिए इस्तेमाल करनी है, अपने पर्सनल मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। अगर किसी ने पर्सनल बेनिफिट लिया, जितनी वैल्यू का बेनिफिट लिया होगा वो फर्म को हैंड ओवर करें।